बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 10 के अंदर चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं उनके तमाम लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप वहां से देख सकते हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की एक्सरसाइज भी एक्सप्लेन की हुई है विद शॉर्ट क्वेश्चन, वो भी वहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। और अभी हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी डिजीज़, और यू कैन से डिजीज़ रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें देखें, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जाहिर सी बात है हर सिस्टम के रिलेटेड डिजीज़ हो सकती हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड भी कुछ डिजीज़ हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट पर हम जिसका जिक्र करते हैं वो है ब्रोंकाइटिस। जब प्रीवियस चैप्टर्स के डिजीज़ पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आपका कोई डिजीज़ या डिसऑर्डर का क्वेश्चन होगा तो आपने उसको कैसे लिखना है। सपोज करें कोई एक डिजीज़ है, मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, आपने कहा जी जैसे कि ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस एक डिजीज़ है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर देना है। नंबर फर्स्ट पर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, डिजीज़ का इंट्रोडक्शन ही होगा, डेफिनेशन एजर्ट नहीं होती, इंट्रोडक्शन होगा। तो आप सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देंगे। जब आप इंट्रोडक्शन लिख लेंगे, नंबर सेकंड पर आपने इसके क्या बताने हैं, सिम्टम्स बताने हैं, सिम्टम्स। नंबर थर्ड पर देखें, अब सिम्टम्स आ गए, बाज़ का कुछ ऐसी हैं जिनका ट्रीटमेंट आ जाएगा, कुछ के इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे, कुछ के टाइप्स भी आ जाएंगे, ट्रीटमेंट्स। और नंबर 4 पर प्रिवेंशन का भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप ट्रीटमेंट्स एंड प्रिवेंशन को एक साथ भी लिख सकते होते हैं, डिपेंड अपॉन यू। अच्छा, अब ये आ गया इस ब्रोंकाइटिस के हवाले से। और कुछ डिजीज़ की बात अगर करें तो ज़ाहिर सी बात है उनकी टाइप्स भी हो सकती हैं, टाइप्स भी हो सकती हैं। नंबर नेक्स्ट देखें तो इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं कि इन डिजीज़ से क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये मुख्तलिफ बातें हैं, ये हेडिंग्स हमने याद रखनी है। अगर सपोज करें सिम्टम्स की हेडिंग आपको याद नहीं है तो आप इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। इसी तरह प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में से दोनों की एक लगा के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन दोनों वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन की हेडिंग याद नहीं है तो इंट्रोडक्शन की जगह आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन, सिम्टम्स और इफ़ेक्ट्स, या सिम्टम्स अलग लिखे जा सकते हैं, कुछ डिजीज़ में सिम्टम अलग होते हैं, कुछ में इफ़ेक्ट्स अलग आप लिख सकते होते हैं। देन ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, टाइप्स एंड इफ़ेक्ट्स। तो जितनी भी आप डिजीज़ देखते हैं तो उनके लिए ये पॉइंट्स आपने लाजमी याद रखने हैं। अब सपोज करें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आ गया है, तो 3 मार्क्स के लिए आ गया, आपके पास ये 6 टाइप की हेडिंग है, तो आपने 3 हेडिंग जो हैं वो मस्ट लिखनी है, यानी कि 3 रुब्रिक्स होंगे उस क्वेश्चन के, और हर एक रुब्रिक के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा। तो चलते हैं जी अपनी डिजीज़ की तरफ। हमारी आज की जो डिजीज़ है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस देखें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये आप देख सकते हैं। ब्रोंकाइटिस क्या है ये देखते हैं। ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ एयर पैसेजवे लाइक ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। ये यहाँ पर हमने इसका क्या डिस्कस कर लिया है, ये इसका आ जाता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन आ गया, या फिर आप इसका क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। डेफिनेशन भी लिख सकते हैं इसके लिए, और इंट्रोडक्शन, दोनों बातें आप मेंशन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट था इंट्रोडक्शन, यानी कि ब्रोंकाइटिस क्या होती है, ये इन्फ्लेमेशन होती है। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें ब्रोंकाई हो सकता है, ट्रेकिया हो सकता है, या फिर आपने कहा ब्रोंक्यूल्स हो सकते हैं, इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन जो होती है इसके लिए मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं। इन्फ्लेमेशन के लिए याद रखिएगा वहाँ पे पेन भी होती है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पे हीट फील होती है। अच्छा, अगेन से देखिएगा, ब्रोंकाइटिस के लिए सबसे पहला पॉइंट आपने क्या लिखना है, इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, या फिर इसी को आप लिखते हो डेफिनेशन।
आपने क्या इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन, पहली हेडिंग इसकी ये आ जाएगी। तो मैं बता रहा हूँ कि जब भी ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो 3 रूब्रिक्स में लिख लेना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो पॉसिबल जितने भी रूब्रिक्स बनते हैं आपने इसके लाजमी लिखने हैं जो आपके बुक में होते हैं। तो पहला जो रूब्रिक है वो क्या है, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। तो उसमें हमने क्या मेंशन किया, ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइनिंग, यानी कि जो ट्रेकिया होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पे हीट फील होती है, वहाँ पर पेन फील होती है। तो इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, इन्फ्लेमेशन। और इस इन्फ्लेमेशन से अब हमने देखना है नंबर सेकंड पर, नंबर फर्स्ट पर इंट्रोडक्शन था, नंबर सेकंड पर क्या है, सिम्टम्स। इस डिजीज से कौन कौन से सिम्टम्स हैं ये हमने देखने हैं। नंबर फर्स्ट पर देखिएगा, आप जब सिम्टम्स आएंगे आप इनको भी नंबरिंग कर दोगे, ABCD से कर दें या फिर 1 2 3 से कर दें, या फिर जैसे आपको पॉसिबल लगे आप डॉट्स लगा सकते हैं, स्टार्स लगा सकते हैं, यानी कि डॉट लगा के आप पॉइंट बता सकते हो। वन ऑफ द सिम्टम्स इज सेक्रीशन ऑफ एक्सेस म्यूकस। जो पहला इसका सिम्टम आएगा वो कौन सा है, यानी कि बहुत ज़्यादा म्यूकस बनेगा। तो म्यूकस बनाने वाले सेल्स होते हैं वो गॉबलेट सेल्स होते हैं। तो गॉबलेट सेल्स क्या होते हैं, उनको म्यूकस सेल्स भी कहते हैं, म्यूकस सेल्स और गॉबलेट सेल्स, यानी कि क्या नाम है उनका, म्यूकस सेल्स और गॉबलेट सेल्स। ठीक हो गया, म्यूकस और गॉबलेट सेल्स, म्यूकस और गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स और म्यूकस सेल सेम नाम है और इनका काम क्या होता है, म्यूकस बनाते हैं। जब ये म्यूकस बनेगा तो फिर क्या होगा ये हमने देखा है। फ्रॉम द गॉबलेट सेल्स इन रिस्पॉन्स टू द इरिटेशन, आपने ये पहला इसका सिम्टम लिख लिया। द मेन सिम्टम इज कफ विच अकर रिपीटेडली, यानी कि म्यूकस बनेगा, म्यूकस की वजह से फिर क्या होगा, कफ होगी। ये दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पर मेंशन कर लेना है कि सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, कफ होगी, बार बार अगेन एंड कंटिन्यूसली कफिंग जो है वो होती रहेगी। कफिंग एंड ब्रीदलेसनेस, यानी कि उसको सांस नहीं आएगा उस शख्स को, इसके अंदर सांस आना मुश्किल हो जाएगा, सांस में मुश्किल हो जाएगी। यानी कि पहले आपने कहा म्यूकस बहुत ज़्यादा है, दूसरा हमने क्या बोला कि इसमें कफिंग होगी, तीसरा हमने कहा ब्रीदलेसनेस। नेक्स्ट, इंक्रीज एज डिजीज प्रोग्रेस, यानी कि कफिंग और ब्रीदलेसनेस जो है ये बढ़ती जाएगी जैसे जैसे डिजीज आगे बढ़ती जाएगी। ब्रोंकाइटिस कैन बी एक्यूट और क्रोनिक। अब इसकी यहाँ पर हेडिंग नहीं दी गई, इसमें हम जो तीसरा रूब्रिक यहाँ पर लिखेंगे उसमें हम लिखेंगे टाइप्स। जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आप टाइप्स के एग्जांपल जो है वो हेडिंग लिख सकते हैं। आपने लिखना है ब्रोंकाइटिस एक्यूट होती है, क्रोनिक होती है। इसकी आगे डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, हमारी बुक में नहीं लिखी हुई, इसलिए ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा नहीं कि आपसे इनके डिफरेंस पूछ लेंगे। तो अभी यहाँ पे आपने नहीं लिखना। हाँ अलबत्ता फिर जैसे हम कॉज की तरफ आएंगे फिर वहाँ पे इसकी कॉजेज़ के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली लास्ट अ फ्यू डेज, ये आपने याद रखना है, बेशक आप वहाँ पे लिख सकते हैं या पे नीचे कॉजेज में लिख सकते हैं। एक्यूट जो है वो शॉर्ट डेज के लिए होती है और क्रोनिक जो है वो लॉन्ग जो है टाइम के लिए होती है। तो इस तरह हम इसे मेंशन कर सकते हैं। एंड इज साइड इफेक्ट ऑफ वायरल इन्फेक्शन। अब ये यहाँ पर नीचे इसकी कॉज भी लिख दी गई है, किसकी, एक्यूट की। पहले आपने एक्यूट का बताया वो क्या है, फिर उसकी आपने कॉज लिख दी, फिर आपने क्रोनिक का बताना है, फिर उसकी कॉजेज भी आ जाएंगी। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय स्मोकिंग एंड टू अ लेसर एक्सटेंड बाय द एयर पोल्यूशन। हमने पहली बात करनी क्रोनिक के लिए, हम पहले बताएंगे कि इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी हम बताएंगे इसकी कॉज क्या होती है, हम कह रहे हैं कि इसकी जो है स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कम है, स्मोकिंग का रोल इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो क्रोनिक जो स्मोकिंग होती है वो हमारे गॉबलेट सेल्स को इफेक्ट करती है, इरिटेट करती है और वो बहुत ज़्यादा म्यूकस बनाता है। म्यूकस बनने से जो हमारी एयर पाइप्स होते हैं, जैसे कि ट्रेकिया है, जैसा कि ब्रोंकाई है या ब्रोंक्यूल है, वो नैरो हो जाते हैं। जब वो नैरो हो जाएंगे तो हमारा जो सांस लेना है वो मुश्किल हो जाएगा। इट मे लास्ट फॉर मंथ्स, यानी कि आपने देखा है कि जो क्रोनिक होती है ये बहुत ज़्यादा टाइम तक रहती है। ट्रेकिया क्या है, आपने देखा है कि ये विंड पाइप जो होती है उसको हम ट्रेकिया कहते होते हैं।
द सेंसेशन ऑफ ब्रीथलेसनेस अकर्स ड्यू टू द रिड्यूस गैस एक्सचेंज, यानी कि गैस एक्सचेंज कम हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, तो हम क्या होंगे, सांस लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये हमने तीसरा इसका यहाँ पे कॉजेज़ के हवाले से अगर देखें तो फोर्थ वन रुब्रिक हमारा होगा कॉजेज़ का। आगे हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में हम क्या मेंशन करेंगे, देखिएगा ट्रीटमेंट के हवाले से पहली बात, अब ये हमारे पास फिफ्थ वन हेडिंग आ जाएगी जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हमने मैक्सिमम 3 रुब्रिक्स यहाँ पे मेंशन करने हैं। द इन्फेक्शन विल जनरली गो अवे ऑन इट्स ओन विद इन वीक, यानी कि इन्फेक्शन जो होता है वो खुद से ही ख़त्म हो जाता है 1 वीक के बाद, क्योंकि हमारी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी होती है जो इसको ठीक कर रहे होते हैं। वन शुड टेक द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर सम रिलीफ, इससे जल्दी छुटकारा हासिल करने के लिए या सुकून हासिल करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अब देखें, डू नॉट स्मोक, अब ये प्रिवेंशन है, ये ट्रीटमेंट भी है, ये प्रिवेंशन है बेसिकली कि स्मोकिंग नहीं होगी, या जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस हुई है उस वक्त वो स्मोकिंग छोड़ सकते हैं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, अब प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ये देखें, ये इसका ट्रीटमेंट भी आ जाएगा और ये इसकी प्रिवेंशन भी आ गई। टेक रेस्ट, टेक रेस्ट, आप रेस्ट करें, क्योंकि आप ज़्यादा फिर दोबारा एयर में जाएंगे, डस्ट आपको होगी, तो फिर अगेन से हमारे सेल जो हैं इरिटेट इसमें हो सकते हैं। एन इन्हेलर में बी टेकन, अब इन्हेलर जो है वो किसके लिए होगा, जाहिर सी बात है ये एक ट्रीटमेंट होगा, ये प्रिवेंशन नहीं होगी, ये ट्रीटमेंट होगा। इन्हेलर जो है वो हमारी जो ब्रोंकाइटिस होती हैं या ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसको ओपन करते हैं, उसको ओपन करते हैं ताकि हम जो ब्रीथलेसनेस हुए में हैं तो हमारी ब्रीदिंग जो है वो ईजी हो जाए। योर डॉक्टर थिंक्स दैट यू हैव अ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक में बी प्रिस्क्राइब। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स, अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स ली जाती हैं, अगर यहाँ पर वायरल इन्फेक्शन है तो आप एंटीवायरल हैं, क्योंकि आपने जब बात की थी इसके अंदर कॉजेज के हवाले से आपने कहा क्रोनिक जो है ये वो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, तो वायरल एंटीवायरल मेडिसिन ली जाती हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स ली जाती हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होती हैं, एंटीवायरल वायरस इन्फेक्शन के लिए होती हैं, और एंटीवायरल बैक्टीरियल के लिए नहीं ली जा सकती, और जो बैक्टीरियल हैं वो वायरस के लिए नहीं ली जा सकती। तो यहाँ पे आपकी फिफ्थ हेडिंग थी, जब लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो आपने ये 5 के 5 हेडिंग्स बनानी हैं, 5 रुब्रिक्स होंगे, और इस तरह से आपको 5 मार्क्स जो हैं वो आसानी से मिल जाएंगे। दूसरी जो डिजीज़ है वो कौन सी है, यहाँ पर वो आ जाती है एम्फिसीमा। एम्फिसीमा इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज वेयर देयर इज ओवर इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वेलाई। यहाँ पे ओवर इन्फ्लेमेशन है किसकी, एल्वेलाई की, इन द लंग्स, कॉजिंग अ डिक्रीज इन लंग फंक्शन, लंग का जो फंक्शन है वो कम हो जाता है। और फिर हम चलते हैं, द मेन साइन ऑफ एम्फिसीमा इज इंक्रीजिंग ब्रीथलेसनेस, यानी कि हम सांस लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। पहला पॉइंट सिम्टम्स के हवाले से, पहले हमने इसके बता दिया इंट्रोडक्शन, नंबर सेकंड हम इसका क्या बता रहे हैं, सिम्टम्स बता रहे हैं। इन एडवांस केस द पेशेंट फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू वॉक, इंसान के लिए या उस जो पेशेंट होता है उसके लिए वॉक करना मुश्किल हो जाता है, ये दूसरा सिम्टम लिखेंगे। द लंग्स लूज इलास्टिसिटी सो दैट बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सेल एयर, इलास्टिसिटी कम हो जाती है जिसकी वजह से लंग्स के अंदर एयर रह जाती है, उनको हम बाहर एक्सेल नहीं कर सकते, यानी कि बस ये हवा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लंग्स में रह जाती है। इन्फ्लेमेशन एंड नैरोइंग ऑफ द फाइनर ब्रोंक्यूल्स आल्सो अकर, यानी कि जो हमारी ब्रोंक्यूल्स होती हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से उनका जो डायामीटर है, उनकी ओपनिंग है या उनका बोर है वो छोटा हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिससे एयर का जो आना जाना है वो मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तीसरे पॉइंट में हमने इसके लिखनी है कॉजेस। इट इज ड्यू टू ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ थिन वॉल्स ऑफ एल्वुलाई। एल्वुलाई इसके अंदर रप्चर होते हैं, जो एल्वुलाई की वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं, फट जाती हैं, रप्चर होती हैं, जिससे गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गैसियस एक्सचेंज डिक्रीज,
जब हमने कहा एल्विलाई जो है वो क्या करते हैं, एल्विलाई आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, एल्विलाई आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लंग्स, और ये लंग्स को स्पॉन्जी बनाते हैं। और हमारे दोनों लंग्स के अंदर तकरीबन 700 मिलियन एल्विलाई होते हैं। जब एल्विलाई ने गैस एक्सचेंज करना है और एल्विलाई रप्चर हो गए हैं तो गैस एक्सचेंज जो है उसका प्रोसेस रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया है। तो यहाँ पर यही हमने बात की कि सरफेस एरिया कम हो जाएगा जिससे गैसेस एक्सचेंज भी रिड्यूस हो जाएगा। द मेन कॉज इज द लॉन्ग टर्म इरिटेशन, लॉन्ग टर्म इरिटेशन ऑफ द लंग्स, मोस्ट कॉमन बाय सिगरेट स्मोक, यानी कि स्मोकिंग भी हो सकती है, इससे एयर डस्ट भी हो सकती है, और इसमें पोलन्स भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल थिंग्स यहाँ पर हो सकती हैं। आगे हम चलते हैं तो इसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट मेथड्स फॉर एम्फीसीमा डू नॉट अकर, नॉट क्योर और रिवर्स द डैमेज टू द लंग्स। जाहिर सी बात है, एल्विलाई एक दफ़ा डैमेज हो गया तो वो दोबारा से रिपेयर नहीं हो सकता। अब इसका मतलब यही है कि बाकी ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन करके जो बाकी हमारे एल्विलाई बचे हैं हमने उनको सेव करना है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एम्फीसीमा इज टू अवॉइड स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो इसकी स्मोकिंग ना करें। अ वैरायटी ऑफ मेडिकेशन मे बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसीमा। इसमें ये होगा कि एक दफ़ा हमारे जो एल्विलाई रप्चर हो गए हैं उनकी रिपेयर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बात तो पॉसिबल है कि मज़ीद जो एल्विलाई होंगे उनको रप्चर होने से बचाया जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ गया न्यूमोनिया। न्यूमोनिया का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। एम्फीसीमा और ब्रोंकाइटिस लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, और यहाँ पर देखेंगे न्यूमोनिया को, न्यूमोनिया जो है उसको वो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं अक्सर। न्यूमोनिया जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर न्यूमोनिया को हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे। पहली हेडिंग यहाँ पर क्या होगी, इसको इंट्रोडक्शन, नंबर सेकंड इसके सिम्टम्स, और नंबर थर्ड पे हमने देखना है कि इसकी कॉजेस आ जाएंगे। Pneumonia is defined as an inflammation of alveoli of the lungs caused by acute infection. अच्छा, यहाँ पर ये एल्विलाई का इन्फेक्शन है, एक्यूट इन्फेक्शन है, यानी कि थोड़े टाइम के लिए होता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है। और ये जो इन्फेक्शन है ये किसकी वजह से होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। एम्फीसीमा में हमने कहा कि उसमें पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, एयर डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी इरिटेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। डबल नमूनिया इज लंग इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स बोथ लंग्स। अब ये वाला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये कई दफ़ा आ चुका है। डबल नमूनिया का मतलब ये होता है कि जब हमारे दोनों लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डबल नमूनिया कहते होते हैं। और एक्यूट इन्फेक्शन यानी कि जो शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा। अच्छा, इसके लिए जो बैक्टीरिया होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई होता है। हमारी बुक में नहीं लिखा हो, आप उसमें याद कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई ये बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसके सिम्टम देखें, फीवर, शेकिंग चिल्स, चेस्ट पेन्स, कफ, हेडेक, सोर थ्रॉट, नोजिया, डायरिया। मल्टीपल सिम्टम लिखे हुए हैं, आपको कम से कम 3 से 4 तो ज़रूर आने चाहिए। आपने सारे याद करने हैं लेकिन 3 से 4 आपको ज़रूर आने चाहिए। जब भी सिम्टम की हेडिंग आप लिखेंगे तो लाजमी आपने 3 से 4 लिखने। कॉज, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इज बैक्टीरिया, नेम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। यहाँ पे ऊपर हमने मेंशन किया है कि इसकी जो इन्फेक्शन है वो न्यूमोनाई स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई बैक्टीरिया की वजह से है। तो ये यहाँ पर इसका नीचे नेम भी लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर भी आप इसे मेंशन कर सकते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इरिटेंट से नहीं है। ट्रीटमेंट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए क्या इस्तेमाल होती हैं, एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती है। डबल नमूनिया मैंने अभी आपको बताया कि जब दोनों लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, दोनों लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको कहते हैं डबल नमूनिया। एस्थमा, आगे आ गया जी एस्थमा। एस्थमा के लिए भी आपने उसी तरह से पहले आपने इंट्रोडक्शन बताना है, फिर आपने इसका सिम्टम बताने हैं, फिर आपने इसकी कॉजेज बतानी है, फिर हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे। एस्थमा इज द कॉमन क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द एयरवेज। कॉमन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन
यानी कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, क्रोनिक है, कॉमन है। मल्टीपल इसकी रीजन हो सकती हैं। देखते हैं सिम्टम्स में, द पर्सन हैज़ मोर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आउट देन ब्रीदिंग इन, यानी कि वो सांस ले तो सकता है आसानी से, लेकिन उसके लिए सांस को बाहर रिलीज करना मुश्किल हो जाता है। दो तरह की डिजीज होती हैं, एक होती है एक्यूट जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, और जो क्रोनिक होती हैं वो एक लंबे ड्यूरेशन के लिए होती हैं। अच्छा, इसके लिए हम देखते हैं सिम्टम्स हमने डिस्कस किए हैं कि डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग आउट में। अ कैरेक्टरिस्टिक्स विस्लिंग साउंड इज कॉज्ड बाय ब्रीदिंग, यानी कि जब उसने सांस को बाहर रिलीज करना है तो एक विस्लिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। देयर इज सेक्रेशन ऑफ एक्सेस ऑफ म्यूकस एंड स्वेलिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें स्वेलिंग ज़्यादा हो जाती है और क्या होता है, फ्लूइड रिलीज होता है, यानी कि म्यूकस भी रिलीज होता है। कॉज इसकी क्या होती है, इट इज़ ड्यू टू एलर्जिक रिस्पॉन्स। तो इसकी रीज़न क्या है, आपने एक सवाल किया है कि इसकी रीज़न क्या होती है। इसकी रीज़न ये होती है कि एलर्जेंस जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट इसको कर रहे होते हैं, पोलन्स भी इफेक्ट करते हैं, डस्ट पार्टिकल भी इसको इफेक्ट करते हैं, ये सारे एलर्जेंस में आ जाते हैं। टू सब्सटेंस लाइक पोलन्स, हाउस होल्ड डस्ट, a particular food or feather from pillows, जो पिलोज के फैदर यानी कि जो कॉटन उड़ती है वो भी इसको इन्फेक्ट कर सकती होती है। कोल्ड एयर, एक्सरसाइज एंड स्मोकिंग वगैरह वगैरह, ये सारी इसकी जो है वो कॉजेज लिखी हुई हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंस भी हो सकती है इसके लिए, और ये सारे इसके क्या थे, इसकी कॉजेज। आपने सवाल किया है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो इसके ट्रीटमेंट की बात भी डिस्कस कर लेते हैं। माइल्ड अटैक ऑफ एस्थमा इज कंट्रोल विद इन ब्रोंकोडाइलेटर। इसके ट्रीटमेंट में ब्रोंकोडाइलेटर क्या होते हैं, ये इसमें इनहेलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं हमारी ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने के लिए। उसमें मुख्तलिफ केमिकल इस्तेमाल होते हैं, लाइक हिस्टामीन इस्तेमाल होता है, वो केमिकल्स उन इनहेलर्स में मौजूद होते हैं। जैसे कि वो हम एयर पैसेज वे में उसको भेजते हैं तो वो हमारे लंग्स की इन पैसेज वे को क्या करते हैं, ओपन कर देता है। जब ओपन होंगे तो उसमें हमें एक्सेल करना जो है वो आसान हो जाता है। एस्थमा इज अ लॉन्ग टर्म डिजीज, एक लॉन्ग टर्म डिजीज है दैट हैज़ नो क्योर, क्योर नहीं होता, लेकिन जब इसके अटैक्स आते हैं तो उसको कंट्रोल किया जा सकता होता है। एस्थमा इज ट्रीटेड विद 2 टाइप्स ऑफ मेडिसिन, लॉन्ग टर्म कंट्रोल एंड क्विक रिलीफ मेडिसिन। ये 2 तरह के मैकेनिज्म है जिसमें हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड द लंग कैंसर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सबसे पहले इसके लिए भी हमने क्या मेंशन करना है, हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन ये ज़्यादा आता है। तो कैंसर जितने भी होते हैं इसमें जो लंग्स के सेल्स होते हैं उनमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन बढ़ जाती है। किसकी वजह से, इसके भी मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं। caused by cells dividing repeatedly, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है। बेसिकली कैंसर जितने भी होते हैं वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है एंड फॉर्म अनस्पेशलाइज्ड मैस ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर, और ट्यूमर्स बन जाते हैं। लंग कैंसर यूजुअली स्टार्ट्स इन द एपिथेलियल ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं उनकी एपिथेलियल मतलब उनकी जो लाइनिंग होती है एपिथेलियल लाइनिंग, उनके अंदर सेल डिवीजन से ये काम होता है और अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है। इट्स देन यूजुअली स्प्रेड थ्रू आउट द लंग्स। पहले क्या होती है, ब्रोंक्यूल्स में होती है और ब्रोंक्यूल से फिर पूरे लंग्स में ये फैल जाती है। सिम्टम, द फर्स्ट इवेंट अपीयर्स टू बी थिकनिंग एंड कैल्सिंग ऑफ द सेल्स लाइनिंग ब्रोंकाई, यानी कि जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल होते हैं उनमें कैलस बनने लग जाते हैं, सेल्स के गुच्छे बनने लग जाते हैं, जिससे जो हमारी पैसेज वे है वो बंद होने लग जाता है। देन देयर इज द लॉस ऑफ सीलिया, वहाँ पे सीलिया जो है वो ख़त्म होने लग जाते हैं। सीलिया का काम क्या होता है, डस्ट पार्टिकल को ये ट्रैप करके स्वीप करता है वापस, तो सीलिया भी ख़त्म होने लग जाते हैं। सो दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम सेटिंग इन द लंग्स। After that, a tumor consisting of cancerous cells with a typical nucleus appears at one location. तो फिर क्या होते हैं, कैंसर सेल्स के जो ट्यूमर्स हैं वो बनने लग जाते हैं
और फिर क्या होता है, ड्यू टू मेटास्टेसिस। व्हाट इज द मेटास्टेसिस? जब कैंसरस सेल एक जगह से उतर के दूसरी जगह पे जाने लग जाते हैं और वहां पर भी कैंसर कॉज करते हैं, तो उसको कहते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मेटास्टेसिस क्या होता है? जब कैंसर स्प्रेड करने लग जाता है तो उसको मेटास्टेसिस कहते हैं। अच्छा, द ट्यूमर में ग्रो अंटिल द ब्रोंकस इज ब्लॉक्ड। ट्यूमर जो है वो ग्रो करता है जब तक के ब्रोंकस जो है वो ब्लॉक ना हो जाए। कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ द एयर टू द लंग्स, यानी कि ब्रोंकस, हमारा ब्रोंकाई एक अगर ब्रोंकस अगर वो बंद हो जाता है तो जाहिर सी बात ये क्या है कि हमारे लंग्स में एयर नहीं जाएगी। कॉजेज एंड ट्रीटमेंट हमने देखना है इसका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहा कॉजेज टोबैको स्मोक, यानी कि स्मोकिंग इसका मेन जो है वो मेन कॉज है किसकी? लंग कैंसर की। एयर पोल्यूशन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ लंग कैंसर, यानी कि एक तो बात यह है कि स्मोकिंग है, दूसरा ये है कि एयर डस्ट भी इस प्रोसेस को बढ़ा देती है। तीसरा मल्टीपल केमिकल्स हैं, जैसे कि कार एग्जॉस्ट, कारों के धुएं में जो केमिकल्स होते हैं, एस्बेस्टॉस, आर्सेनिक, ये मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, ये भी क्या करते हैं, ये कार्सिनोजेंस हैं। कार्सिनोजेंस वो होते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग होते हैं। कैंसर कॉजिंग एजेंट को कार्सिनोजेनिक कहा जाता है या कार्सिनोजेन कहते हैं। ट्रीटमेंट, द ओनली ट्रीटमेंट इज न्यूमोनेक्टोमी, यानी कि ये होता है लंग्स का वो पार्ट जहाँ पर कैंसर है, आप उसको वहाँ से रिमूव कर दें, इसको कहते हैं न्यूमोनेक्टोमी। टू रिमूव अ लोब और द लंग कम्प्लीटली, यानी कि आप या तो वो लंग का वो पार्ट, उसके वो लोब रिमूव करते हैं, या फिर उस लंग के पूरे लंग्स को आप जो है वो वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और डिस्ट्रॉइंग इट थ्रू रेडिएशन, या फिर कीमोथेरेपी हो सकती है, रेडियोथेरेपी हो सकती है, यानी कि रेडियोथेरेपी में उस कैंसर सेल्स जो होते हैं उनको मारा जाता है। तो ये आपका हमने यहाँ पर 4-5 जो हैं वो डिजीज़ जो हैं डिस्कस किए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से अक्सर एक लॉन्ग क्वेश्चन में आती है और इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर तो एक मस्ट आ जाता है, तो इसलिए आपने इनको अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। साथ आपको पता है कि हमारा YouTube चैनल है, वहाँ पर इस वीडियो को अपलोड कर देंगे। वहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दें, आपकी कोई सजेशन हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा। उसके साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आपने ज़रूर ज्वाइन करना है, आपको डेली बेसिस पर उसमें MCQ मिलेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। मुझे और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।